नया भारत नई सोच में आपका स्वागत है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सारे संसाधनों को बांट दो। उदाहरण के लिए उनका ये कहने का मतलब होता है कि सारी ज़मीन को बांट दो आपस में लोगों में, क्योंकि उनके अनुसार कुछ लोगों ने ज़मीनें हड़प ली हैं, गलत तरीके से ज़मीनों को हथिया लिया है। हो सकता है, देखिए, है ना, कि ज़मीनें कुछ लोगों ने हथिया ली हों। भ्रष्टाचार भी बहुत है, बहुत ठगी ठोरी है, बहुत लूट भी है। लेकिन हम इसका उलट कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप ज़मीन सारी को, पूरे इंडिया की ज़मीन को, कितनी ज़मीन है, उसमें समुद्र भी है, पहाड़ भी हैं, मरुस्थल भी हैं, कितने, बहुत कुछ है उसमें, जंगल बहुत हैं। तो अगर हम बची हुई ज़मीन को बांट भी दें तो 150 करोड़ में कितनी कितनी ज़मीन आएगी। मेरे को लगता है चलो 2 एकड़ मान लो, इतनी तो शायद ना ही आए। अगर हम 2 एकड़ ज़मीन हर आदमी को दे देते हैं तो क्या होगा, उसका वो क्या करेगा? क्या वो इस 2 एकड़ में खेती कर पाएगा? क्या इसके लिए वो ट्रैक्टर खरीद पाएगा? क्या इसके लिए सारे औजार मुहैया कर पाएगा? क्या उसके लिए 2 एकड़ में ट्यूबवेल लगा पाएगा? तो क्या करेगा वो? इसका मतलब वो थोड़ी बहुत खेती करेगा, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको ये महसूस होगा कि मैं खेती नहीं कर पा रहा, मैं असमर्थ हूँ खेती करने में, क्योंकि मेरे पास औजार ही नहीं है उस तरह के। और बाहर से लेके आता हूँ ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली, है ना, और सारे जो औजार हैं तो बड़े महंगे पड़ते हैं। खेती में बीज भी डलता है, उसमें खाद भी डलती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अपने भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, परिवार के लोग बीमार भी होते हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना, कपड़ा भी चाहिए, मोटरसाइकिल का तेल भी चाहिए, बहुत कुछ। तो क्या होगा, वो 2 एकड़ ज़मीन धीरे धीरे बेच देगा और फिर पहले जैसे ही हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो यही इल्ज़ाम लगाएगा कि मेरे से, देखिए, ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली गई, मेरे साथ ठगी की गई, मेरे साथ धोखा किया गया, धोखे से मेरी ज़मीन हड़प ली गई। ये मेरी कल्पना नहीं है। मैं देखता था आज से 40 साल पहले, जब बचपन में हमारे आसपास मेरे ही रिश्तेदार रहते थे। किसी की 5 एकड़ ज़मीन थी, किसी की 10 एकड़ थी। मान लो किसी की 10 एकड़ थी, 4 भाई थे। जब शादियाँ हुई तो उनको 2 एकड़ ज़मीन आई। पहले उनके पास ट्रैक्टर था, फिर जब 2 एकड़ ज़मीन आई तो ट्रैक्टर बेचना पड़ा। धीरे 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 उनकी सबकी, मैंने देखा मेरे आसपास जो लोग थे, उनकी ज़मीनें बिक गई। आज वो सब भूमिहीन है, वो छोटे मोटे धंधे काम कर रहे हैं, मजदूरी जैसे। तो ये क्या है, ज़मीन बांट देना। ये क्या है, कम्युनिज्म, समाजवाद, इसको कहते हैं समाजवाद। आपने उनको बराबर बांट के दे तो दी, आपको लगा कि आपने बड़ा मानवीय कार्य किया है, लेकिन हो गया अमानवीय। क्योंकि वो लोग 2, 4, 5, 10 साल में वहीं खड़े होंगे, वही इल्ज़ाम फिर लगा रहे होंगे। काश उन्होंने कोई भी चीज़ संघर्ष से हासिल की होती, चाहे 2 एकड़, चाहे 10 एकड़, चाहे 50 एकड़, तो उसको बरकरार रखते, उसको बढ़ाते, उसको बेचते नहीं। इसकी जगह मैं क्या सुझाव देता हूँ, जनरली मेरा ये सुझाव नहीं है, बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में हो रहा है। वो कहता है कि जिनके पास 2-2 एकड़ ज़मीन है, 4-4 एकड़ ज़मीन है, इनकी सबकी ज़मीन ले लो, खरीद लो इनसे, और 1000-1000 एकड़ के फार्म बनाओ, बड़े बड़े ट्रैक्टर लाओ, वहाँ पे बड़े औजार लाओ, बड़े पानी के पंप लगाए जाएं, ताकि उसमें जो खेती की जाए वो प्रॉफिटेबल हो। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, उसे उद्योग धंधे लगाए जाएं, सड़कें बनाई जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं। तो देखिए, हमने उनसे ज़मीन जब ली, पहले तो हमने ज़मीन बांटी, वो क्या था, समाजवाद, है ना, मानवता।
सबको बराबर करना, सबको हिस्सा देना, वो क्या था? समाजवाद। जब हम उनसे ले ली और बड़े बड़े फार्म लगा दिए, ये क्या था? कैपिटलिज्म। यानी कि हमारी आंख कहाँ है? प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट पैदा हो गया, और उस इतना हमने विकास किया उससे, इतने उद्योग लगे, इतनी नौकरियां पैदा हो गई कि जिन्होंने हमारे को ज़मीन दी थी, हम उनको आराम से नौकरियां भी दे सकते हैं। यानी कि कैपिटलिज्म में से समाजवाद निकल आया। पहले समाजवाद, जब हमने ज़मीन दी थी 1-1, 2-2 एकड़, समाजवाद में से क्या निकला? भुखमरी, फेलियर, अमानवता। जब हमने कैपिटलिज्म अपनाया, पैसे के ऊपर हमने नज़र डाली, फोकस किया, उसमें से निकली मानवता, है ना? हॉस्पिटल बहुत बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए, लोग ठीक होने लगे, बीमारियां ठीक होने लगी, सड़कें अच्छी मिलने लगी, है ना? लोग गाड़ियां चला के खुश होते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। ये क्या? समाजवाद। अच्छा, यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर से समाजवाद निकलना। मैं बार बार यही कहता हूं कि कैपिटलिज्म या समाजवाद को अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना समाजवाद के कैपिटलिज्म चल नहीं सकता, और बिना कैपिटलिज्म के समाजवाद नहीं चल सकता। लेकिन बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, सिर्फ समाजवाद का राग अलापते रहेंगे, है ना? ये कहेंगे बराबर बांट दो, बराबर अधिकार दे, हकों की बात करेंगे। हक तो आपको दे दिया 2-2 एकड़ देके, क्या हुआ उसका? हमें हकों की बात नहीं करनी। हकों से पहले आपका, मैं ये कहता हूँ, पैदा होने से ही कोई हक पैदा नहीं, आपका हक नहीं बन जाता किसी देश के ऊपर, उसके संसाधनों पर। किसी ऐसे देश में आप पैदा हो जाते हैं जिसमें पहाड़ ही पहाड़ है 100%, क्या हम पहाड़ काट के आपको दे देंगे? कोई ऐसा टापू है ना, कोई नदियां ही नदियां हैं जहां मरुस्थल है, क्या दे दें? क्या आपको बांट के दे देंगे उसको, नदियों को? आपको हक नहीं है, पैदा होने से आपके कोई हक नहीं है। आप सिर्फ बराबर आगे बढ़ने के, समान अवसरों की इच्छा कर सकते हो। हकों से पहले आपको जिम्मेवारी निभानी है। अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, ये आपका हक नहीं है। नहीं, पहले आपको जिम्मेदार बनना है, आपको मेहनत करनी है, आपको समाज को कुछ देना है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है ना? आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपकी जिम्मेवारी है कोई। पैदा होने से हक नहीं मिल जाते। मैं जब बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो मेरे बड़े भाई की शादी हुई, तो हमारी भाभी बड़ी, जो बहुत बढ़िया लेडी आई, वो अनपढ़ सी थी बेचारी, पर बहुत मेहनत करती थी। ज़्यादातर आपने देखा होगा, बहू सास की नहीं बनती, है ना? घर में लड़ाई झगड़ा करेगी बहू, ससुर के साथ करेगी। वो भाभी इतनी अच्छी लेडी थी, सारा काम करती रहती और थकती नहीं थी। और जब मैं सुबह स्कूल जाता तो मुझे सब कुछ खाना वाना दे के, चाय दे के, मेरे कपड़े भी धोती, वो स्कूल भेजती। और उसको जब दूर से शाम को पता चल जाता ना कि मेरा देवर आ रहा है, साइकिल पे मैं आता था, तो दूर से चाय रख देती थी। 20-30 साल में उसने कभी परिवार को ये नहीं कहा कि आज मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, मैं बीमार हूं। कभी ना नहीं की उसने। और घर को उसने एक नई दिशा दी, पूरे घर को। उसका शादी का सामान आया था, बुरा आपको हैरानी होगी कि जो उसकी कुर्सियां आई थी, उसका बेड आए थे, हमने 2-4-6 महीने में सारे तोड़ डाले। उसने, औरतें नहीं तो अपने सामान को हाथ नहीं लगाने देती। उसने कभी कुछ नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मत बाहर निकालो, मेरे बेड को मत यूज़ करो, है ना, मेरे टेबल को मत यूज़ करो, कभी नहीं कहा उसने। तो मैं पढ़ लिख गया, कामयाब हो गया, प्रोफेसर बन गया,
तो मैं अब कई बार बाद में मैं सोचता था कि भाभी का सारे परिवार की ज़िंदगी में कितना रोल है, कितनी अनपढ़ सी तो लेडी है, बताओ। अब क्या है कि मैं उनका ध्यान रखता हूँ। देखिए, मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, ये क्या है, कैपिटलिज्म, पैसा चाहिए था मुझे, मैं पैसे के लिए काम कर रहा था, पैसे के लिए मैं पढ़ा, पैसे के लिए मैं प्रोफेसर बना और मुझे अच्छी नौकरी मिली, है ना, सब कुछ हुआ, पैसा था, कैपिटलिज्म। पैसे पे फोकस क्या था, पैसा। मैं किसी की सेवा करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी सेवा करने के लिए, मेरा स्वार्थ था उसमें। लेकिन जब बाद में मैंने महसूस किया कि भाभी का कितना रोल है, तो मैं उनके बच्चों के लिए करने लग गया। उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनकी शादियां की, विदेश भेजा। यानी कि कैपिटलिज्म से फिर क्या निकला, समाजवाद। किसी के लिए सोचना, अगर मैं चाहता तो ना भी सोचता, स्वार्थी रहता, है ना सोचता, मैं क्या जरूरत थी उसके बच्चों के बारे में सोचने के बारे में। लेकिन मैं सोच रहा था, ये क्या है, कैपिटलिज्म से समाजवाद निकल रहा था। अभी भी मेरे दिमाग में पैसा ही था, ये नहीं था कि मैं उनकी सेवा कर रहा था, भाभी के बच्चों की, भाभी की, भाई की, नहीं। मुझे लगा कि जब भाभी ने इतना किया और मैं यहां पहुंच गया, मैं भी तो किसी के लिए करके मैं और भी आगे निकल सकता हूं। हमें पुरानी सारी विचारधाराएं ब्रेक करनी पड़ेंगी। समाजवाद, कैपिटलिज्म, धर्म, जाति, देश, ये अध्यात्म, स्वर्ग, नरक, ये सारी धारणाएं मिथ्य हैं। इनको रीडिफाइन करना हमने, दोबारा से आपको बार बार एडजस्टमेंट करनी है, बार बार एडजस्टमेंट करनी है और अपने आप को रीअलाइनमेंट करना है, रीअलाइनमेंट करना है, रीडिफाइन करना है। तब तक आपने इनको रीडिफाइन नहीं, तब तक आपने इसको रीडिफाइन करते चले जाना जब तक आप सही जगह पहुंच, सही सोच पैदा नहीं हो जाती, सही समझ पैदा नहीं हो जाती। हमें नया भारत, नई सोच, जो हम एक मिशन लेके चले हैं, हम इस भारत को ये समझाना चाह रहे हैं कि पुरानी सोच, ढर्रे वाली सोच लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नए पैमाने सेट करने पड़ेंगे। अब देखिए, आपने सबको 2 एकड़ जमीन बांट दी, ठीक है, और वो 10 साल 5 साल बाद फिर वो भूमिहीन हो गए। अब क्या करेंगे, वो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, है ना, क्योंकि आपने एक सांचे में उनको फिट कर दिया, एक ढांचे में फिट कर दिया, है ना। वो आपस में फिर लय मिलाने लग जाएंगे कि जी हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई, हमारे सब कुछ छीन लिया गया, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ, है ना। अपने गुरु को, अपने महापुरुष को अपनी ढाल बना लेंगे, है ना। तो वो तालमेल क्या है, आगे से नहीं बनाते कि क्या हो सकता है, नहीं, वो तालमेल पीछे से बनाने लग जाते हैं। और उससे क्या है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ना ही वो आप बढ़ते आगे, ना ही वो समाज को आगे बढ़ने देते, एक रुकावट के रूप में खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे नदी में बहता हुआ पानी होता है, उसमें एक तिनका भी अगर रुक जाए ना किनारे पे, तो वो धीरे धीरे ऐसे ढेर बढ़ने लग जाता है, बड़ा ढेर, एक दिन वो ढेर सारी नदी के बहाव को रोक लेता है। ऐसे ही जब आप लोगों को जातिगत, धर्म, देश वगैरह के आधार पर सुविधाएं दोगे, तो वो लोग एकजुट हो जाते हैं, उसका झुंड बना लेते हैं और पूरे समाज में वो रुकावट बनने लग जाते हैं। जैसे अगर आपने 1000 एकड़ ज़मीन का एक फार्म बना लिया, है ना, वहाँ कई लोगों को नौकरी दे दी, बहुत बहुत ज़्यादा फसलें होने लगी, प्रोडक्शन होने लगी, हॉस्पिटल बनने लगे, सड़कें बनने लगी, स्कूल बनने लगे,
बहुत लोगों को नौकरी मिलने लगी, तो वहाँ लोग क्या है नौकरियाँ कर रहे होंगे, वो आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। कोई नौकरी कर रहा है ना, पिता, उसका बेटा कोई और नौकरी पे जा रहा है, उसका दूसरा बेटा कहीं और नौकरी पे जा, तो वो बिखरते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो झुंड नहीं बनाते, वो एक खास सांचे में नहीं ढलते, वो रुकावट नहीं बनते। जैसे सड़क पर कितनी गाड़ियां जा रही होती हैं, कैसे गाड़ियां एक के बाद साथ साथ निकलती चली जाती है, कोई उससे आगे निकल रही है, कोई उससे आगे निकल रही है, कोई किसी के साइड में चल रही है, किसी के आगे चल रही है ना। हजारों लाखों गाड़ियां चल रही हैं, वो सब कैसे संभव है? क्योंकि वो आगे किसी गोल को ध्यान में रखकर जा रहे हैं लोग, इसलिए किसी की रुकावट नहीं बन रही, कोई उनका झुंड नहीं बन रहा, किसी के पास इतना समय नहीं है कि साथ वाले किसी कार वाले के साथ बात करे, भाई तू कहाँ से आया है, क्या लेना है उसको। विकसित देशों में यही हो रहा है, लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, चर्च में जाने का टाइम नहीं है, गुरुद्वारा जाने का टाइम नहीं है, 2-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। वो लोग इतना बिजी रखते हैं आदमी, तो अनाप शनाप का कचरा आता ही नहीं उनके दिमाग में। लेकिन हमारे देश के लोग आप देखिए, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, है ना, और जिनको आरक्षण मिला है, जिनको नहीं मिला, सबके ग्रुप में। आप उनको छेड़ कर देखिए थोड़ा सा, किसी को भी, धर्म वाले को भी, आरक्षण वाले को भी थोड़ा छेड़िए, सुई चुबो के देखिए उसको, वो एकदम चिल्ला उठेगा। दूसरे को छेड़िए, उसी समुदाय के आदमी को, वो भी वही चिल्ला उठेगा, वही बात करेगा। उसको आप कोई भी सवाल करोगे ना, आप एक समुदाय के 1000, 1 लाख, 2 लाख आदमियों को कोई खास सवाल करिए, जवाब एक ही आएगा, खड़ा खड़ाया, क्योंकि उन्होंने झुंड बना लिया है। वो क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहे ना, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार अपने भीड़ को उत्तेजित करते हैं, अपने महापुरुष का नारा लगा के, ग्रंथ का नारा लगा के, धर्म का, अध्यात्म का, किसी ने दर्शन का, किसी ने क्या, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं भी इकट्ठे रहो। क्योंकि देखिए, इकट्ठे रहने की जरूरत उसको है जो आगे नहीं बढ़ रहा। जो बढ़ रहा है आगे, है ना, जिसकी जिंदगी में आगे गोल है, जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष है, वो किसी से तालमेल नहीं बनाएगा, वो किसी महापुरुष की जय जयकार नहीं बार बार करेगा, वो किसी खास पुस्तक की, किसी धर्म की, किसी जाति की बात नहीं करेगा। जाति ऐसे गिरेगी। देखिए, लोग कहते हैं जाति खत्म करो, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि एक आदमी तो दिखाओ जिसकी जाति आज तक गई हो। फिर भी नहीं मानते वो लोग, वही बात बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कोई एजेंडा है, वो जाति ही नहीं खत्म करना चाहते, क्योंकि उनको पता हो नहीं सकती, इसीलिए तो कह रहे हैं इसको करो, क्योंकि उनको पता जाति खत्म नहीं हो सकती, लेकिन वो बार बार कहेंगे इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। एजेंडा है ये, इस तरह की सोच पर ये पनप जाती है, इस तरह की सोच जो देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका एक ही सलूशन है कि इनको काम दो, इनको बिखेरो, इनको दूर दूर तक गिर जाएं, आपस में तालमेल ही ना बनाएं, इनकी जिंदगी में गोल हो, काम करें ये लोग, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े, हमारा जीडीपी बढ़े, स्कूल बने, अच्छे अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फैक्ट्रियां लगे, यहाँ पे हो उलट रहा है सारा। हमने 1000 एकड़ का फार्म बनाया, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी खेती की, बहुत पैसा कमाया, डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटल, सड़कें, उद्योग, स्कूल, बहुत कुछ होने लगा। तो क्या होगा, लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे, है ना, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, खूब नौकरियां मिल रही हैं,
यानी कि उनके जीवन में पॉसिबिलिटी आ गई। अभी क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे देखिए, हमारा खेती घाटे में जाता है, सरकार को कोई लेना देना नहीं। सारी खेती उसकी किसान की खेती ख़त्म हो जाए बरसात में, तूफान में, कोई लेना देना नहीं है। रेट सरकार चाहती कम से कम देती है उनको, खाद बीज बड़े महंगे कर दिए हैं, है ना, कुछ बचता ही नहीं है, फेलियर है ना। पुलिस हमारी महानिकम्मी है, सरकार को कोई लेना देना नहीं इस बात से। कितना कोशिश कर रही है कि पुलिस की एफिशिएंसी बढ़े। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है लेकिन नौकरी नहीं लगती किसी की, कोई स्किल ही नहीं पैदा होती। तो क्या संभावना ही नहीं है, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप आगे बढ़ पाओ, है ना, आप पंख फैलाकर उड़ पाओ। आपको हर जगह सीमित किया जा रहा है, हर जगह आपको सीमित किया जा रहा है। एजुकेशन ऐसी दी जा रही है कि आप सीमित होते जा रहे हैं। अस्पताल आपको ऐसे दिए जा रहे हैं कि आपकी हेल्थ और ख़राब हो रही है। पुलिस आपको ऐसी दी जा रही है कि आप डर के मारे पुलिस थाने नहीं जाते। डर आपको सबसे ज़्यादा डर पुलिस से ही लगता है। कमाल है। संभावनाओं का गला घोटा जा रहा है। जब बहुत सारी संभावनाएं होंगी, जब आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब आप सबको 2-2 एकड़ बांट के दे दो सबको, आपका काम आसान हो गया कि आपने मांगा जी 2 एकड़ हमने आपको दे दिया, लो जी मौज करो। पर कितना घातक स्टेप है ये, कितना खतरनाक स्टेप है। सरकार की जिम्मेदारी खत्म, उसको अब उद्योग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब पुलिस अच्छी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब एजुकेशन अच्छी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेंगे हमने तो आपने मांगा हमने दे दिया, और क्या चाहिए आपको, हमारे पास कुछ बचे ही नहीं है, ज़मीन थी वो आपको दे दी 2-2 एकड़। संभावनाएं खत्म। और आप 2 एकड़ से क्या करोगे? आपके जीवन में भी कोई संभावना नहीं बची है। 2 एकड़ में आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना ट्यूबवेल लगा सकते, ना ट्रैक्टर बड़ा ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कैसी क्या आप 2 एकड़ लेकर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओगे? बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं। बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल तब होगा जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा पैसा तब होगा जब ज़्यादा संभावनाएं होंगी। ज़्यादा संभावनाएं कब होगी? जब सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा पैसा कब आएगा? जब लोग बहुत मेहनत करेंगे। और जब लोग ज़्यादा मेहनत कब करेंगे? जब उनके गोल बड़े होंगे। अब बताओ, आप 2 एकड़ जमीन बांट के दे दी, आपने समाजवाद कर दिया, ओके समाजवाद हो गया, तो पैसा तो कहीं पैदा ही नहीं हो रहा, कोई उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा, आपने तो उत्पादन का गला ही घोट दिया। ये क्या है? सीमित। ये जो 2 एकड़ दे दो सभी को, 2 एकड़ का मतलब है आरक्षण को भी आप यूं समझिए। जैसे मान लो आरक्षण जिन लोगों को दिया गया, उनके समुदायों में आप देखोगे 2% को ही आरक्षण मिला है पिछले 70 साल में। बाकी अनपढ़ ही हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये भी ऐसे गला घोंटना है, ये बड़ा घातक है। उनको एजुकेशन ही दी जा रही है। देखिए, जब मैं 30-40 साल पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा था तब एजुकेशन अच्छी थी। अब तो किसी को फेल ही नहीं किया जाता, मिड डे मील दे दिया जाता है ना। तो वो भी कहने, जो लोग हैं जो आरक्षित हैं, वो कह भी नहीं सकते कि हमें एजुकेशन नहीं हो। सरकार कहेगी आपने जो मांगा हमने दे दिया आपको, आपने आरक्षण मांगा तो हमने दे दिया। नौकरी होगी तो दे देंगे, नौकरी कहाँ से लाएं? नौकरी है ही नहीं है, नौकरी खत्म हो रही है धीरे धीरे, है ही नहीं है, तो आरक्षण भी खत्म हो गया। लेकिन वो अभी भी आरक्षण का ही राग लाप रहे हैं लोग। वो अभी भी नहीं समझ रहे कि हमारे साथ धोखा क्या हुआ। आप 2-2 एकड़ बांट दो सभी को, ये क्या सीमित जिम्मेवारी है सरकार की, कि समाजवाद कर दिया जी, सबको बराबर बांट के दे दिया जी। सीमित जो जिम्मेदारी होती है, इट इज टायरिंग, बड़ी थकाने वाली होती है। लोग थक जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ करने को नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जिज्ञासा नहीं होती, स्ट्रगल नहीं होता, गोल नहीं होता,
मैनेजमेंट नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं होती, विज़न नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि गोल नहीं है। कहाँ अटक गए? 2 एकड़ पर। कहाँ हट गए? नौकरी पर। और आप मतलब सीमित जानकारी टायरिंग है, जबकि असीमित जानकारी जब होगी, जब आप कोई बेशक ज़मीन ले लो 2 एकड़, पर आपको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाए कि आप संघर्ष कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, खोजें कर रहे हो, ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, ये क्या? असीमित जिम्मेदारी। ये क्या करती है? हमें एम्पावर करती है, हमें सक्षम, सशक्त कर देती है, और हम फ्री महसूस करते हैं। क्या आपको 2 एकड़ हर आदमी को दे दिए जाएगी? विल यू फील फ्री? नो। जिन लोगों को आरक्षण दिया गया, वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को संसाधन बांट के दे दो, सबका बराबर हक है। मैं इसलिए इस बात को डिस्कस कर रहा हूं, पर ये सब पे लागू होती है। सरकार अब मैंने देखा, मैं आपको बता रहा था कि जब हम पढ़ते थे एजुकेशन अच्छी थी। मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ के एक प्रोफेसर बना, लेकिन अब आप सरकारी स्कूलों में जाइए, वहां पढ़ाया नहीं जाता। मिड डे मील दिया जाता है, बच्चे खाना खा के स्कूल भाग जाते हैं घर को। तो नौकरी कहाँ से पैदा होंगी जब बच्चे ही अनपढ़ पैदा हम कर रहे हैं आगे, है ना? उनको वजीफे दिए जा रहे हैं। ये ऐसे ही है ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, 2 एकड़ बांट दो, उनको वजीफे दिए जा रहे हैं। सरकार वजीफे दे देती है, फिर उनके घर वालों को 5 किलो अब अनाज शुरू कर दिया गया है। लोग बड़े खुश हैं। जब मैं विरोध करता हूँ, 5 किलो अनाज का विरोध करता हूँ आरक्षण का, तो वो मेरे गले पड़ जाते हैं। आपको पता है आरक्षण क्यों दिया गया था? आपको पता है आप फ्री की चीज़ें क्यों कह रहे हो? आपको पता हम कितना टैक्स देते हैं? यू आर मिसिंग लाइफ। नया भारत ऐसे नहीं बनेगा। नए भारत के लिए नई सोच चाहिए, और नई सोच के लिए हमें अपने सारे पुराने ढांचों पर शक करना होगा। हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कहाँ गलती हुई, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। विकास, समृद्धि, खुशी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। और खासकर जो गलतियां हमने की हैं, उसका प्राइस हमें देना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि गलती की है हमने, हमारे साथ हुई है या हमने की है। जैसे हम 1000 एकड़ के फार्म की मान लो बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये तो कैपिटलिज्म में तो भ्रष्टाचार है, अंदानी अंबानी, है ना, लूट के खा गए। देखिए, ये आप गलत सोच रहे हो। पहली बात तो देखिए, हम जिस कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं वो रैशनल कैपिटलिज्म है, अंधा कैपिटलिज्म नहीं है, भ्रष्ट कैपिटलिज्म नहीं है। रैशनल का मतलब भाभी ने मेरे लिए किया, परिवार के लिए किया, मेरे बाकी परिवार के लिए किया भाभी ने, मैं कामयाब हो गया, मैं उनके लिए करने लग गया, मैं इसमें पैसा देख रहा हूं कि जब भाभी के अच्छा करने से मैं इतना आगे बढ़ सकता हूं, प्रोफेसर बन सकता हूं, तो अगर मैं इनके लिए करूंगा कुछ, तो मैं कितना मेरा विस्तार हो जाएगा। मनी इज देयर। इस तरह का कैपिटलिज्म चाहिए हमें, रैशनल। लूटने वाला कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, वो कैपिटलिज्म नहीं होता। आप कहोगे कि लूट के खा गए, लूट के खा गए, लोग कहते हैं लूट के खा गए, बिल्कुल खा गए, लेकिन वो कैपिटलिज्म का दोष नहीं है। कैपिटलिज्म नहीं कहता ऐसा करो। लोग कहते हैं मजदूरों को उनका मेहताना नहीं, उनकी सैलरी नहीं दी जाती सही ढंग से, उनका एक्सप्लॉयटेशन की, तो कैपिटलिज्म थोड़ी कहता है आप एक्सप्लॉयट करो। ये तो आपका सिस्टम है, आपकी सोच है, आपके नेता हैं।
आप वोट डालने वालों को आपकी वजह से भी है वो, कि आपकी सोच कैसी है। सारा कुछ नाश हो गया, ए टू जेड धराशायी हो गया पूरा सिस्टम हमारा, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। आप फिर भी उन्हीं चीज़ों को सही ठहराते हो, 5 किलो अनाज, आरक्षण, धर्म, जाति, दर्शन, अध्यात्म, शक नहीं करते आप। ऐसे ही वो लोग जो कैपिटलिस्ट हैं आज इंडिया के, वो भी ऐसे ही हैं, आपकी सोच का फायदा उठा रहे हैं। अब हमारे देश में इतना करप्शन है, ये कैपिटलिज्म थोड़ी कहता है अब ये कि करप्शन करो। अब बताइए कहाँ कैपिटलिज्म में लिखा है कि आप रिश्वत लो, रिश्वत दो। बहुत सारे क्या मतलब मैं कई बार ये बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे देश के लोग पास वाले देशों को भी नहीं देख पाते। वो ये नहीं देख पाते कि पास में 10 कम से कम ऐसे देश मैं बड़े गिनवा सकता हूँ, कामयाब देश, विकसित देश, जहाँ करप्शन जीरो है और वो कैपिटलिस्ट हैं, जहाँ मजदूरों की दशा बड़ी अच्छी है और वो कैपिटलिस्ट हैं। पर नहीं, ये अदानी अंबानी का उदाहरण देंगे। क्यों? क्योंकि एक इनका एक एजेंडा है। ऐसा नहीं है कि ये करप्शन को कम करना चाहते हैं या नहीं, एजेंडा है। और ये इनका ही नहीं एजेंडा है, सबका एजेंडा अपना अपना है ना। हिंदुओं का अलग एजेंडा है, सिखों का अलग एजेंडा है, मुसलमानों का अलग एजेंडा है, सबका एजेंडे हैं। सभी अपने अपने एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं आगे, और वो जो एजेंडे हैं वो पीछे से आ रहे हैं। दिक्कत ये है, उनकी एक पृष्ठभूमि है। आज के एजेंडा नहीं पैदा हो गया, एक आदमी का एजेंडा नहीं है, वो झुंड है, वो झुंडों के एजेंडे हैं। पीछे पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि में एक उनका नेता होगा, एक महापुरुष होगा, ग्रंथ होगा, उनकी कुछ जाति होगी, उनका धर्म होगा। वो सारा एक तालमेल बना के इतना फंसे हुए हैं ना कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे लोग, क्योंकि ग्रुप तो आगे नहीं ना बढ़ सकता। हमेशा बढ़ेगा आगे तो एक आदमी बढ़ेगा, इंडिविजुअल बदलाव आएगा तो इंडिविजुअल में आएगा, ग्रुप में नहीं आता। ग्रुप में कभी जो इस तरह से यूं ग्रुप में बैठे हैं महापुरुष, धर्म, जाति, ग्रंथ, वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे फिट हैं। उनको आप जितना मर्जी समझा लो, आप सारा समझा लेना, आधे घंटे बाद बात करोगे, वो बात फिर पुरानी करेंगे। वो ऐसे हुआ था जी, ऐसे हुआ था जी, ऐसे हुआ था। यानी कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे हल अतीत को देखकर दिए जा रहे हैं। आरक्षण दिया गया, अतीत को देखकर दिया गया। धर्म क्या है? अतीत का सॉफ्टवेयर है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। सारे जो एजेंडे हैं ये अतीत की देन है। कोई भी ग्रुप, धर्म, जाति, समुदाय आगे से प्रेरणा लेके, मोटिवेशन लेके काम नहीं कर रहा कि आगे क्या होगा, कैसे अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, कैसे अच्छी सड़कें बनेंगी, है ना, कैसे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे हमें, शिक्षा कैसे अच्छी होगी। कोई भी आदमी आपको इस पे बात करता नज़र नहीं आएगा। नहीं, उसका एक एजेंडा है फिक्स, है ना। उसके 1000 आदमी, लाख आदमी उस समुदाय से बात करना, वो फटाक से वही बात मारेगा खींच के, और आपको समझ आ जाएगा वहीं कि ये उस जाति का आदमी है, ये उस धर्म का आदमी है, ये उस प्रदेश का आदमी है। तो इस तरह से हमें आगे के ऊपर फोकस करना है। जो हो गया उसका क्या हो सकता है, जो हो गया उसका क्या करें हम। मेरे दादा ने आपके दादा के साथ जातिवाद किया, तो क्या मेरे को उसकी सजा दोगे? या उसका कोई हल हो सकता है? वो तो रह ही ना, वो करने वाला, जातिवाद करने वाला बचा, ना जिसके साथ हुआ वो भी नहीं बचा, वो तो मर खप गए। पर आप उसके अनुसार एजेंडा फिट कर रहे हो। अच्छा हो यहाँ से आगे हम ये सोचें कि हमारे बच्चे अच्छा डॉक्टर कैसे बने, उस पर काम करें, अच्छे इंजीनियर कैसे बने, उस पर काम करें, भाईचारा कैसे बने, न्याय कैसे हो, पुलिस कैसे अच्छी हो। आगे को देखकर एजेंडा सभी लोग उस पर काम करें, उस पर एकजुट हों।
मुद्दों पे एकजुट हों, मुद्दों पे वोट डालें, जाति पे नहीं, धर्म पे नहीं, देश पे नहीं, मुद्दों पे वोट डालें, तो काफ़ी बदलाव संभव है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नया भारत नई सोच। अगर आप इससे सहमत हैं तो ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ये एक नई सोच है, ज़रूरी नहीं सबको समझ आएगी, क्योंकि नई चीज़ हमेशा सभी को समझ नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को भी अगर समझ आती है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम एक टीम बनाएंगे, हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, कुछ लोगों को जो समाज को लीड कर पाएँ, समाज का की संरचना बदलें, समाज का जो सोच है, नज़रिया है, माइंडसेट है, विज़न है, पर्सपेक्टिव है, उसको बदलें, ताकि लोगों को वो मिले जो उनको चाहिए, लोगों को वो मिले जो उनके लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।